गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एबॉर्शन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, यहाँ से यहाँ तक। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज़ कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहा जाता है। मतलब टर्म पूरा होने से पहले ही अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, यानी जो ग्रोइंग फीटस है उसको बाहर निकाल दिया जाए मदर की बॉडी से, तो उसको हम बोलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। पूरी दुनिया में 45 से 50 मिलियन एमटीपीज़ हर साल परफॉर्म की जाती हैं, जो कि कंसीव्ड प्रेगनेंसीज़ का 5वां हिस्सा है। It is 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. Obviously, MTP has a significant role in decreasing the population, though it is not meant for that purpose. MTP पॉपुलेशन कंट्रोल में तो काम आ रही है, लेकिन ये उस लिए होती नहीं है। MTP किसी और रीज़न के लिए होती है, और इसके ऊपर इसको लीगलाइज किया जाए या नहीं किया जाए, इसके ऊपर बहुत सारे देशों में डिबेट्स हुई हैं, और ये टॉपिक लगातार डिबेटेड है कि बहुत सारे कारण हैं। इमोशनल रीजंस हैं, नैतिक कारण हैं, एथिकल, भावनात्मक, इमोशनल, धार्मिक और सामाजिक, बहुत सारे कारण हैं जो इसके पीछे हैं कि लोग इसके ऊपर बहस करना चाहते हैं। भाई, इसको हर प्रकार से गलत माना जाता है कई समाजों में। भारत सरकार ने इसको लीगलाइज किया 1971 में एमटीपी को, लेकिन बहुत सारे कायदे, स्ट्रिक्ट कंडीशंस लागू कर दी ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. अब ये सब क्यों किया गया? ताकि भारत में जो कन्या भ्रूण हत्या है, जिसको हम फीमेल फिटिसाइड कहते हैं, उसको रोका जा सके, जो कि भारत में पहले से बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण सेक्स रेशियो बिगड़ता जा रहा था। तो अब सवाल उठता है कि एमटीपी क्यों? वाई एमटीपी? सो इसका आंसर ये है कि टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों हो सकती हैं? आइदर ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या तो इंटरकोर्स जो है वो अनप्रोटेक्टेड हुआ हो, या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो फेल हो गया हो, है ना, या बिकॉज ऑफ रेप्स जो कि क्रिमिनल हैं। तो किसी भी वजह से हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो गई हो, और ऐसे केस में एमटीपी की रिक्वायरमेंट हो। तो एमटीपी कहाँ पर ज़रूरी है एक्चुअल में? दीज आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस when the continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or the fetus or both. तो एमटीपी करना वहाँ पर भी ज़रूरी समझा जाता है जब अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने पर या तो माँ की सेहत को खतरा हो, या फीटस की सेहत को खतरा हो, या दोनों की सेहत को खतरा हो। ऐसे केस में एमटीपी को कर दिया जाता है। एमटीपी कब, कौन से टाइम में की जा सकती है? तो पहले ट्राइमेस्टर में, यानी पहले 3 जो महीने हैं उसमें ये सेफ है, यानी 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। आजकल एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा जा रहा है। ज़्यादातर एमटीपीज़ कौन परफॉर्म कर रहे हैं? अनक्वालिफाइड क्वैक्स, यानी ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे पर्सन जो क्वालिफाइड नहीं हैं उसको करने के लिए, जो जिसकी वजह से ये एमटीपीज़ जो हैं, अबॉर्शंस जो हैं,
ना केवल अनसेफ हो गए हैं बल्कि जानलेवा भी हो गए हैं, फेटल भी हो गए हैं। एक और ट्रेंड आजकल देखा जा रहा है जो खतरनाक है कि एमनियोसेंटेसिस का गलत प्रयोग। एमनियोसेंटेसिस का गलत प्रयोग करके जो पेरेंट्स हैं दे नो अबाउट द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, एंड इफ द fetus is female they do MTP. This is illegal. This is not legal. This is illegal. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and fetus. इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये गलत हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज मदर और चाइल्ड दोनों के लिए ये ठीक नहीं है। काउंसलिंग करो ऐसे लोगों की, उन्हें समझाओ, वो बेहतर है। अवॉइड करो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, एंड जो भी रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इलीगल एबॉर्शन में वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और आप ऐसा करो कि अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बेटर वे में दे पाओ तो वो ज़्यादा बेटर है। भाई अनक्वालिफाइड क्वैक्स जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो तो गलत है ना, उन्हें तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए। ऐसे सेंटर्स ही नहीं खोले जाने चाहिए जहाँ इस तरह के काम होते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। लेट्स गो टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो हमारा डिस्कशन है वो जब तक अधूरा है जब तक कि हम इनफर्टिलिटी के बारे में चर्चा ना कर लें। बहुत बड़ी संख्या है पूरी दुनिया में कपल्स की जो इनफर्टाइल हैं आज की डेट में। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फिजिकल रीज़न हो सकते हैं, जन्म से कोजेनाइटल हो सकता है उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ गड़बड़ हो, डिसीज़ हो सकती हैं जो उनको इनफर्टाइल बना सकती हैं, ऐसी दवाइयाँ वो ले रहे हों जिससे वो इनफर्टाइल हो गए हों, हमारे इम्यूनोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं या साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। तो फर्टिलिटी ना होने के पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। भारत में देखा जाता है कि इसके लिए फीमेल्स को बहुत ब्लेम किया जाता है, जबकि ज़्यादातर केसेस में देखा यह गया है कि मेल पार्टनर्स का ज़्यादा बड़ा रोल है। मतलब मेल्स के कारण ये इनफर्टिलिटी हो रही होती है, लेकिन कई केसेस में फीमेल्स को ही हम लोग ब्लेम करते रहते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आपको देश भर में देखने को मिलेंगे जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, यानी पहचान करने में हेल्प करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी, और फिर करेक्टिव ट्रीटमेंट देने में भी, प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। इसके कारण इन कपल्स को चाइल्ड मिल पाते हैं, आगे चल के इनको संतान मिल पाती है। आगे पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए दवाएं देने पर या उनको काउंसल करने के बाद भी कुछ हल नहीं निकलता तो फिर स्पेशल टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है जिनको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, शॉर्ट में ART। सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं कौन कौन से वेज हैं। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो जब भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब नाम लिखा होगा तो आप समझ लेना ये इन विट्रो जो हो रहा है ये बॉडी से बाहर हो रहा है, ये लैब कंडीशंस में है, ठीक है ना, इन लैब कंडीशंस, तो वहाँ पर हो रहा है। तो IVF फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी। तो बॉडी के जैसे कंडीशंस बनाने की कोशिश की जाती है लेकिन बॉडी से बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ वन ऑफ द सच मेथड्स। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी से बाहर कराओगे तो फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा उसके बाद पेशेंट के अंदर। तो इसको आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम IVF का ही हिस्सा है, जिसमें ओवा किससे लिया जाता है? वाइफ से या डोनर से, जो भी ओवा प्रोवाइड कर रही हो, और स्पर्म्स लिए जाते हैं हस्बैंड से या डोनर से।
और फिर लेबोरेटरी कंडीशंस में जाइगोट का फॉर्मेशन कराया जाता है एंड देन द जाइगोट्स और अर्ली एम्ब्रियोज जिसमें 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा ना हो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम ZIFT बोलते हैं. When the zygote or early embryos are transferred into the fallopian tube, then we call it ZIFT, zygote intrafallopian transfer. हाँ, अगर ब्लास्टोमर्स की संख्या बढ़ गई हो, नंबर बढ़ गया हो उनका, 8 से ज़्यादा हो गया हो, ऐसे केस में इफ़ देर आर मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, देन हम उसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? यूटेरस में करेंगे एंड देन उसका नाम चेंज हो जाएगा. इस ट्रांसफ़र का नाम हो जाएगा IUT, इंट्रा यूटेनाइन ट्रांसफ़र, बिकॉज अब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूटेरस में और आगे चल के फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा. तो ये IVF के अंदर आते हैं, ZIFT, IUT. ऐसा भी किया जा सकता है, एक और नया केस, ऐसा भी किया जा सकता है कि एम्ब्रियोज जो कि इन विवो फर्टिलाइजेशन से बने हों, ठीक है, इन विवो का मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन हुआ है किसी फीमेल की बॉडी में अंदर, यानी फेलोपियन ट्यूब में किसी और फीमेल में फर्टिलाइजेशन हुआ है और फिर उन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जा रहा है आगे, ताकि अगर कोई फीमेल नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती तो उसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी जिसे कहते हैं फर्टिलाइज्ड जो है एम्ब्रियो, फर्टिलाइज्ड डेवलप्ड एम्ब्रियो क्यों ना ट्रांसफ़र कर दिया जाए. तो किसी और फीमेल की बॉडी से भी ऐसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है. एम्ब्रियोज फाउंड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम collected from a donor into the fallopian tube of another female. देखिए डोनर कौन है? डोनर वो फीमेल है जो ओवम दे रही है और अनदर फीमेल कौन है? ये वो फीमेल है जो आगे चल के डेवलपमेंट कराएगी बच्चे का. तो डोनर से ओवम लेकर के आप उस ओवम को ट्रांसफ़र कर सकते हो उस फीमेल की बॉडी में जो आगे चल के बेबी को कंसीव करेगी. तो उसको आप क्या बोलोगे? GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. तो ऐसा करने से वो फीमेल कंसीव कर जाएगी, उसको ओवम मिल जाएगा. हाँ, ओवम बाहर का होगा, किसी और फीमेल का होगा. तो अगर कोई फीमेल ओवम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती है ना, लेकिन उसके पास बाकी सब ठीक है, उसका यूटेरस ठीक है, सब उसके कंडीशंस प्रॉपर हैं, लेकिन ओवम नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे केस में हम बाहर से ओवम लेकर के उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड देन उसके बाद नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए हम आगे जा सकते हैं. एक और तरीका है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. मान लीजिए जो मेल पार्टनर है सपोज, वो फीमेल को इंसेमिनेट करने की एबिलिटी नहीं रखता है बिकॉज उसके स्पर्म काउंट काफ़ी कम है, ठीक है ना. ऐसे केस में हम ये कर सकते हैं कि हम उसके स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं ओवम में, जिससे कि ये पक्का हो जाएगा, ये श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ फर्टिलाइजेशन हो गया है. बिकॉज अगर स्पर्म काउंट कम होगा तो चांसेस भी कम हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के. तो ऐसे केस में आपको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, जिससे कि आप सर्टेन हो जाते हो कि हाँ भाई फर्टिलाइजेशन पूरा हुआ और उसके बाद फिर आगे हम फर्दर बढ़ सकते हैं. तो एक और है तरीका. मान लीजिए जो मेल पार्टनर है उसके पास स्पर्म काउंट कम है, तो हम उसमें एक तरीका और अपना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें हम किसी और डोनर से स्पर्म ले सकते हैं या उसी पर्सन का सीमेन लेकर के, स्पर्म लेकर के हम फीमेल के अंदर वेजाइना में या यूटेरस में, जहाँ भी ठीक हो, डॉक्टर को ठीक लगे, वहाँ पर इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन करा सकते हैं एंड उसके बाद फिर हम आगे देख सकते हैं कि हाँ आगे सब कुछ डेवलपमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ICSI कब करेंगे आप?
ICSI जब आप करेंगे तो आप ये लैब में करेंगे और आप ये बिल्कुल पक्का कर लेंगे कि स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद आप गैमेट, जिसके बाद फिर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। ICSI के बाद क्या करना चाहिए, ET, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो ET में ZIFT हो सकता है, ठीक है ना। आगे या इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो आपने जो स्पर्म लिया है उसको आपने इंजेक्ट कर दिया है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो आगे जो है वो नेचुरली फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो बात समझ में आ रही होगी आपके कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बोथ। सो लास्ट पार्ट, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं और सारी टेक्निक्स जो हैं इसमें प्रेसिजन और हैंडलिंग काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा सही तरीके से कार्य करना होगा, गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा नहीं है। अच्छे प्रोफेशनल्स ये काम करेंगे, काफ़ी महंगा सामान इसमें इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये फैसिलिटीज़ जो हैं कुछ अच्छे सेंटर्स पर ही उपलब्ध होती हैं, कुछ कंट्रीज़ में होती हैं, ज़्यादातर छोटे शहरों में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए ये बेनिफिट्स लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाएँ। और बहुत सारे कारण हैं, इमोशनल रीजंस भी हैं, रिलीजियस कारण हैं, सोशल कारण हैं, जिसकी वजह से आप लोग जो है एडॉप्शन को नहीं कर पा रहे हो, इन मेथड्स को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इससे दूर रहते हो। अब एक बात पर ध्यान देते हैं भाई, ये सब प्रोसेस क्यों करते हैं हम इसलिए करते हैं कि एम है चिल्ड्रंस टू इंक्रीज द साइज ऑफ द फैमिली, टू हैव चिल्ड्रंस। और हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिन्हें छोड़ दिया गया है माँ बाप के द्वारा, और ऐसे बच्चे पूरा जीवन भी पूरा नहीं कर पाते, मैच्योर तक नहीं हो पाते, और अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो हमारी जो लीगल एडॉप्शन प्रोसेसेस हैं वो अच्छी हैं, और हमारा जो कानून है वो बच्चों को गोद लेने पर बल देता है। तो क्यों ना ऐसे कपल्स पेरेंटहुड की अगर तलाश में है तो क्यों ना वो बच्चों को अडॉप्ट करें। तो मैं तो ये सलाह भी देना चाहूँगा कि अगर बेहतर है कि किसी और के जीवन में आप उजाला करें, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माता पिता की तलाश है, और जिन माता पिताओं को बच्चे की तलाश है वो क्यों ना ऐसे बच्चों को आगे राह दिखाएं, उनको नया मौका दें जीवन जीने का, और अपने घर में भी खुशियाँ लाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।